नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने लगा हूँ आपके साथ रूस और यूक्रेन युद्ध पर। आप जानते हैं कि जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, वो काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लग नहीं रहा कि जल्दी कोई मामला निपट जाने वाला है। हालांकि जब ये शुरू हुआ था तो ये हफ्ते 10 दिन की बात सोच कर किया गया था। ज़्यादातर रक्षा विशेषज्ञ भी ये मानते थे कि यूक्रेन रूस के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये 9-10 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन युद्ध अभी भी चल रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन का है, यह हमारा भी है। जी हाँ, हमारा भी है। पूरी दुनिया का युद्ध है। देखने में तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन पर पड़ रहा है, या वो देश जो किसी न किसी तरीके से रूस के साथ जुड़े हुए हैं या यूक्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे रूस के साथ तो ज़्यादा देश नहीं है, बेलारूस है या फिर चीन को कह सकते हैं। चीन भी सिर्फ आर्थिक तौर पर जुड़ रहा है, जो प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं उनको नाकाम कर रहा है। इसमें भारत भी शामिल है, और भी कुछ देश हो सकते हैं जो रूस से अपना सामान ले रहे हैं बजाय कि मना करने के बावजूद। लेकिन जो ये यूरोप है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, कनाडा जैसे देश हैं जो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, वो भी जो जिस तरह से मदद कर रहे हैं उसका जो असर हो रहा है वो भी देखने वाला है। हालांकि जो अमेरिका इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा है उसको इसकी ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है। वो मदद कम कर रहा है, फ़ायदा ज़्यादा उठा रहा है। लेकिन यूक्रेन जो है, जो उसके पड़ोसी देश हैं यूरोपियन, वो इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। उनके देश की जनता महंगाई से जूझ रही है और ये नहीं पता आने वाली सर्दियों में उनके साथ क्या होने वाला है। जिस तरह से वहाँ पर गैस का संकट, बिजली का संकट, तेल का संकट खड़ा हुआ है, ये सर्दियाँ जो हैं, आने वाली सर्दियाँ उनके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली है। और हम देख रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और भी कई यूरोपीय देशों में जो ये सर्दियां हैं जो भारी पड़ने वाली हैं, इसके अलावा खाद्यान्न संकट भी अफ्रीका पे पड़ने वाला है, एशिया के और कई गरीब देशों पे पड़ने वाला है, जैसे बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। ये सिर्फ यूरोप, अमेरिका या रूस यूक्रेन के अलावा और कहीं नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है, जो कि वो तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं इस युद्ध में। लेकिन जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, एशिया या फिर अफ्रीका के देश, वो भी इस युद्ध के कारण बड़ी मुसीबत की ओर जा रहे हैं। अब जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, जो यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है, आप कह सकते हैं कि युद्ध चल रहा है तो दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। लेकिन जो ये ताज़ा हमला है, ये रूस को उकसाने वाला है। दोनों एक दूसरे की सेनाएं लड़ रही हैं, एक दूसरे की टेरिटरी पे हमला कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन रूस के नेवी पे जाके हमला करना, वो बहुत भारी पड़ने वाला है पूरे विश्व के लिए। हमें पता है कि रूस ने फ़िलहाल अभी जो एक ट्रीटी साइन कर रखी थी, या जो उसने एक बंदोबस्त कर रखा था कि यूक्रेन से जो खाद्यान्न, जितने भी मतलब गेहूँ वगैरह और जो भी सामान जा रहा था, उसको नहीं रोक रहा था। अब उसने उस डील से पीछे हट गया है। इसकी कीमत कौन चुकाएगा? ये किसको भारी पड़ने वाला है? अफ्रीका को, एशिया को और कुछ गरीब देशों को। तो इनका क्या कसूर है?
कोई कसूर नहीं है दोस्तों। ये इसके लिए क्या सिर्फ रूस दोषी है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। युद्ध में सब कुछ जायज़ होता है, तो वो जो रूस कर रहा है वो भी जायज़ है। यूक्रेन ने हमला करा उसकी नेवी पे, उसके जो फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर जो भी था उस पर जो हमला किया है, उसकी कीमत तो यूक्रेन चुका रहा है। उस पर 75 मिसाइलें दागी हैं रूस ने। उसका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी इसके संसाधन है, जो ऑफिस हैं जो या जो उसके संसाधन हैं, उन पर जो हमला किया गया है हम रूस द्वारा, उससे उसकी बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। हो सकता है बिजली सप्लाई की यह हालत हो जाए, रूस की हो सकता है रणनीति हो सकता है क्या वो दिखाई दे रही है, ऐसी रणनीति है उसकी कि किसी तरीके से उसको बिजली के संकट में घेर दिया जाए, जिससे कि आने वाली सर्दियों में उनके लिए समस्या हो जाएगी। अपने आप को इस भारी ठंड में, जो कि अगले महीने से शुरू होने वाली है, हालांकि भी कह रहे हैं कि बर्फ़ वहाँ पड़ने लगी है रूस में, उस दौरान अपने आप को यूक्रेन के लोगों के लिए जिंदा रखना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए क्या हो रहा है। जहाँ तक मेरा एक ख्याल है कि रूस जो कर रहा है, शुरुआत में ठीक है, उसको रोका जा सकता था, लेकिन यूक्रेन की कोई गलती नहीं थी, नाटो की कोई गलती नहीं थी। हाँ, रूस की गलती थी, माना, हमला किया उसने, लेकिन क्या उसके पास कोई रास्ता बचा था? दोस्तों, युद्ध में ठीक है, अच्छा नहीं होता। हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, बातचीत का है। लेकिन बातचीत हो तभी, जब बातचीत ना हो तो फिर युद्ध के अलावा क्या विकल्प है? नहीं है, कोई विकल्प नहीं, युद्ध ही रहेगा। या तो कोई दोनों पक्षों में से बैठे, कोई हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति, जो भी मतदाता होता है, नागरिक होता है, अपने लिए शासक चुनते हुए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जब आप अपने लिए शासक चुनें तो ये देखें कि वो कौन है। लोकतंत्र में तो आपके पास अधिकार है ना। हाँ, अगर आप किसी डिक्टेटरशिप कंट्री में हैं, किसी और ऐसी चाइना जैसी कंट्री में जहाँ पे डिक्टेटर क्या अगर लोकतंत्र लेकिन दिखावटी है, जहाँ पर एक पार्टी का शासन चल रहा है, वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती, कोई विकल्प नहीं होता, आपके ऊपर शासक थोप दिया जाता है। लेकिन जिस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वहाँ तो आपके पास मौका है कि किसको चुनना है। इसलिए दोस्तों, यूक्रेन के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन में जो जेलेंस्की को चुना गया है, वो यूक्रेन के लिए घातक साबित हो रहे हैं। वैसे देखने में ऐसा लग रहा है कि वो रूस का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? भाई, युद्ध हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी यूक्रेन कीमत क्या चुका रहा है, ये विचार करने की जरूरत है। क्या इस युद्ध के बगैर काम नहीं चल सकता था? क्या रूस को यूक्रेन द्वारा उकसाया नहीं गया था? या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मैं कहूँ तो क्या जेलेंस्की ने रूस को उकसाया नहीं था? तो उकसाया था। किसकी सह पर? यही यूरोपीय देशों, अमेरिका देशों या नाटो की सह पे। नाटो में शामिल होने की बहुत जल्दी थी उसको, और हम जानते हैं कि रूस का कंसर्न है इस मामले में
वो संवेदनशील है इस मामले में कि उसके जो यूरोपीय या संसदीय सॉरी रूसी के जो गणतंत्र के जो सदस्य देश थे उनके बारे में कि वो नाटो के सदस्य ना बने। और नाटो भी क्या इतना ज़रूरत है कि सभी देशों को अपने अंदर शामिल करता रहे? क्या ये रूस को भड़काने की नीति नहीं है? है दोस्तों, रूस ने जो हमला किया है वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो यूक्रेन का लड़ने का तरीका है वो कहाँ से सही है? आप ठीक है मुकाबला कर रहे हैं, दुनिया में आपकी वाहवाही हो रही है कि आप रूस के सामने टिके हुए, लेकिन दोस्तों जो यूक्रेन कीमत चुका रहा है या उसने चुका चुका है वो बहुत भारी है। इतने सालों से इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ देश खत्म होता जा रहा है। और यकीन मानिए मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ, जिस तरह से मैं इस युद्ध को देख रहा हूँ कि रूस इस युद्ध में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं झेल रहा है। आप कह सकते हैं कि उसकी मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं, हथियार भी लग रहे हैं, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं, वो रूस को आदत है। रूस युद्ध में होने वाले नुकसान की ज़्यादा चिंता नहीं करता है, लेकिन उसका देश तो सुरक्षित है दोस्तों, उसका देश ऐसा का ऐसा खड़ा है। लेकिन यूक्रेन कहाँ खड़ा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। यूक्रेन तो बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। उसके सारे संरचनात्मक या कहें बुनियादी ढांचा खत्म होता जा रहा है। क्या बचा यूक्रेन में? कुछ भी नहीं। बिल्डिंग है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस की बिल्डिंग है, या सड़कें हैं, पुल हैं, और भी जो चीज़ें हैं ख़त्म होती जा रही हैं। अब सोचिए कि किस तरह से यूक्रेन खड़ा होगा, और नागरिक जो परेशान हैं वो। और यूक्रेन जितना भी चिल्लाए दोस्तों, उसको सिर्फ माल का नुकसान नहीं हो रहा है, मेरा मतलब आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है, उसको जान का नुकसान भी बहुत हो रहा है। कुछ कहा जाए ना जाए, हमारे पास क्या सबूत है नहीं है, कोई आधार नहीं है। बेसिक युद्ध में जब चल रहा होता है तो कोई भी सही डाटा नहीं देता है, आंकड़े वो कोई भी सही नहीं उपलब्ध कराता। लेकिन मेरा मानना है कि यूक्रेन का बहुत जानी नुकसान हो रहा है, और जो यूक्रेन से विस्थापन हुआ है उसमें बच्चों की बिक्री हुई है, औरतें बिकी हैं, लोगों को खाने का सामान नहीं है, पैसा नहीं है, तो वहाँ पे जो स्मगलर कह सकते हैं, जो तस्कर आए, उन्होंने बच्चों की तस्करी की है। ये तो हिंदुस्तान या मैं कह सॉरी दुनिया का नियम है कि ऐसी जगहों पर लोग आ जाते हैं। ऐसे गिद्ध हैं यार दुनिया में, जब कहीं मुसीबत आती है, दुख आता है, तो लोग फ़ायदा उठाने आ जाते हैं। हम हिंदुस्तान में ही देखते हैं, कहीं स्ट्राइक हो जाए बस की तो आपके ऑटो वाले रेट बढ़ा देते हैं एकदम से। तो वो एक, मैं समझता हूँ, मुसीबत या आपदा में जो कहते हैं अवसर, वो देखने की आदत हिंदुस्तानियों को है, तो पूरी दुनिया में है। कहीं जगह कम होते हैं, कहीं जगह ज़्यादा होते हैं, तो ये हम देख ही रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि युद्ध ख़त्म होना चाहिए। यूक्रेन वालों को सोचना होगा कि उन्होंने एक कॉमेडियन को अपना शासक बनाकर अपने देश में जो कॉमेडी करवाई है, ये आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जो इसकी आप कीमत चुका रहे हो इस कॉमेडी की, यकीन मानिए आपकी खुद की कॉमेडी बन गई है। कोई आपका कॉमेडियन शासक जो है वो आपके देश का
तमाशा बनाकर खड़ा कर दिया जिसने, वो आपके देश को भारी पड़ने वाला है, पड़ चुका है। तो मेरा अनुरोध है यूक्रेन से, बाकी देशों से कि भाई ये युद्ध ख़त्म करो। अफ्रीका के गरीब देश जहाँ पहले ही पैसा नहीं है, गरीबी है बहुत ज़्यादा, वो लोग जो अभी सस्ता अनाज नहीं खरीद पा रहे थे, अपनी जनता को नहीं दे पा रहे थे, अब ये महंगा होगा अनाज तो कहाँ से लाएंगे? अब महंगा छोड़ो, मिलेगा ही नहीं, अब आपका निर्यात ही नहीं होगा। तो दोस्तों युद्ध ख़त्म करो, क्यों बर्बाद कर रहे हो दुनिया को। नमस्कार।